नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं और इसमें हम लोग अध्याय जो है 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, वो थे अशोक। ये सारा यूनिट हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, तो इतना तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखेंगे हम लोग नए साम्राज्य और राज्य, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। तो हमारा जो है क्लास 6 का जो है इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग भी प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखे हैं, इसमें से कोई यूनिट यदि आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जाके देख लेंगे। इसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। बाकी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ठीक है, चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी का सेक्शन दिखेगा। एनसीईआरटी सेक्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, तो आप उसको जो है पढ़ेंगे। एक सीक्वेंस में पढ़ना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्जामिनर जो है कौन से टॉपिक से, किस टॉपिक के किस हिस्से से क्वेश्चन बना दे। तो आप ओवरऑल यदि सारी चीज़ें पढ़ के रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये बुक आपका समझ डेवलप करेगा। आप देखेंगे जैसे ही हम लोग 12th क्लास फिनिश करेंगे तो आपके में एक जो है चेंज देखने को मिलेगा, और आंसर राइटिंग आप बिल्कुल कर रहे होंगे। मैं पहले क्लास में ही बताया था कि हमारा अप्रोच जो है इस बुक को पढ़ने का 360 डिग्री अप्रोच रहेगा, यानी हम मल्टी डायमेंशनल जो है बहुयामी तरीके से इस बुक को जो है कंप्लीट करेंगे। जो जो फैक्ट बनता है, चाहे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है या मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, हम लोग करते जाएंगे। तो आपको सारे यूनिट में कुछ क्वेश्चन लिखने के दिए जाते हैं। इससे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ एनसीईआरटी से, और कुछ मैं एडिशनल भी आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो सारे क्वेश्चन को आप लिखेंगे, लिख के जो है टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करेंगे। आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सिस्टम बेस्ट तभी हो सकता है जब आप अपना फीडबैक लिखेंगे, हमें पता चलेगा, तो फिर जो है हम जो है उस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जो है आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और यूट्यूब के माध्यम से, ये मान लीजिए यूट्यूब है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँच रहा है ये नॉलेज, ठीक है। अब आप कितना समझ पा रहे हैं, यदि आप हमें फीडबैक दें, आप यदि लिख के उत्तर करेंगे और मेरे पास यदि पहुँच गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी समझ जो है कितनी डेवलप हुई है। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, या ओवरऑल जो है सारे लोग का आंसर देख के, और मैं जो है जनरलाइज एक जो है वीडियो बना दूंगा, जिससे आप देख के और अपने आंसर राइटिंग स्किल को जो है डेवलप कर सकते हैं। उसमें जो भी त्रुटि है उसे दूर कर सकते हैं। तो ये काम आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस पढ़ाई का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूर आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग काफ़ी लोग का प्रॉब्लम रहता है, और इसलिए सीरीज स्टार्ट किया गया है कि आंसर राइटिंग का कोई प्रॉब्लम ना रहे, साथ साथ आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यदि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कभी कभी क्या है, हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ कभी नहीं देखते हैं, और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से, अभी 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, आप देखेंगे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को मैं पहले ही इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस चैनल पे जो है आप सभी के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पैरेलल में आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो है एक सीरीज चल रहा है। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको वार्षिकांक हम लोग देख रहे हैं। करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता ही है, तो हम लोग काफ़ी डेप्थ में उसको कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज को भी जाके आप देखेंगे, प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर फिजिक्स मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज देखने वाले हैं नए साम्राज्य और राज्य। तो जिस सीक्वेंस में, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक सीक्वेंस में आप चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बिल्कुल अपने आप पे
और इस एनसीईआरटी के कंटेंट पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में यदि आप चलेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य। इससे पहले हम यूनिट स्टार्ट करें, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि जब भी हम टॉपिक डिस्कस करें तो आप जो है उस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना है। मैं पहले ही बताया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे लिख लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है कि आखिर कैसे जो है इस बुक को पढ़ना है, क्या क्या करना है। देखिए, बुक को केवल पढ़ना नहीं है, हमें जो है बुक का इसका पूरा लाभ उठाना है। इतने लोगों का मेहनत है ये बुक, आप देखे थे फर्स्ट लेक्चर में कितने लोग मिलके ये बुक जो है लिखे हैं। देखिए, एक इसमें कल्पना करो दिया है कि हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है, तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में चैप्टर थोड़ा सा आपको होगा, तो अभी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। बाकी ये क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर ये 2, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। सैन्य संगठन में क्या चेंजेस देखने को मिला, आपको यहाँ पे बताना होगा। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती है। तो जो शासन प्रशासन रहा उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये आपको करना है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुँचाएँ। जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या मान लीजिए कोई वनडे एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि ये पढ़ लेते हैं वो, तो उनका समझ जो है सब्जेक्ट के प्रति अच्छा डेवलप हो सकता है। अब देखिए, आप जो है पढ़ने के साथ यदि लिखते रहेंगे तो आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा। ठीक है, फीडबैक हम देते रहेंगे आपको, आप बस अपना आंसर जो है सबमिट करते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अध्याय 11 है, नए साम्राज्य और राज्य। हम लोग पहले ही जान चुके हैं साम्राज्य किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछे पे ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिपटी तलवारों को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। देखिए, सिंपल सी कहानी ये है कि एक अरविंद नाम का यहाँ पे बच्चा आपको दिख रहा है इमेज में, तो अपने स्कूल में किसी नाटक में इसको जो है राजा की भूमिका दी गई। तो वो सोचने लगा कि उसका वेशभूषा जो होगा राजा का होगा, और जैसे राजा दिखते हैं जो दिखाया गया है आज तक। उसके अलावा उसको बोला गया कि उसे बैठ के बीना भी बजाना होगा। अब राजा क्या बीना भी बजा सकता है? उसको कविता का पाठ भी करना होगा। क्या राजा कविता का पाठ करते थे? उस राजा को यानी संगीतज्ञ भी होना होगा। अब कौन हो सकता है ऐसा राजा, चलिए देखते हैं। तो राजा बीना भी बजाते थे, संगीतज्ञ भी होते थे, लेखक भी होते थे। ठीक है, चलिए क्या बताती है प्रशस्तियाँ, पहला टॉपिक है आपके लिए, देखते हैं। देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। और आपको समुद्रगुप्त के बारे में पता ही होगा कि समुद्रगुप्त क्या थे। तो वो आपको बीना भी बजाते थे। ठीक है, तो बीना बजाने का उसको भूमिका जो है दिया गया था। चलिए, बाकी हम लोग डिटेल में गुप्त वंश जैसे देखेंगे तो आप एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पे इसकी खुदाई की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं इसको। पहले से जो है अशोक की इस पे बहुत सारी बातें थी, और जैसे मान लीजिए ये अशोक का अभिलेख है। अभिलेख आप सभी को पता ही है कि अभिलेख क्या होता है। इस पे पहले से कुछ बातें लिखवाई गई अशोक के द्वारा। बाद में इसी अभिलेख पे कुछ जगह यहाँ पे देख रहे हैं बचा हुआ है,
तो इसी पे जो है हरिसेन के द्वारा भी कुछ अभिलेख लिखवाया गया। ठीक है, हरिसेन जो है दरबारी थे, किसके? तो समुद्रगुप्त के। तो उसी अभिलेख पे इनके द्वारा भी कुछ लिखवाया गया। ये विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। तो प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। अब जो भी दरबारी लोग होते थे अपने राजा का प्रशस्ति के माध्यम से प्रशंसा करते थे और राजा खुश होकर उनको बहुकीमती हीरे जवाहरात जो है देते थे। आज भी आपको पता है, आप देखते होंगे, तो इसका झलकिया आपको समाज में देखने को मिलता होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रशस्ति के बारे में हमने देखा था कि पिछले यूनिट में कि गौतमी पुत्र जो है श्री सातकर्णी की बात करें तो इनकी माता जो है इनके बारे में प्रशस्ति लिखवाती है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है। तो प्रशस्ति का मीनिंग पता चल गया होगा आप सभी को। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के भरपूर रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है इसमें क्या लिखा गया है? बेसिकली बताया गया है कि राजा को एक योद्धा बताया गया है, युद्ध जीतने वाला बताया गया है, विद्वान बताया गया है, एक उत्कृष्ट कवि बताया गया है। चलिए, तो इसका कुछ झलक यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, ये बताया जा रहा है। अब सोच सकते हैं क्या वर्णन किया गया है यहाँ पे। युद्ध लड़ते तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार के युद्ध लड़ते थे, यह वर्णन जो है बताइए। राजा के बारे में क्या बताते हैं जो वर्णन किया गया है, जिसके शरीर पे युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से उस पर घाव लगा होगा। तो क्या बताता है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानचित्र जो है 7 की बात करें, पृष्ठ संख्या 113 को गौर से देखो, पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेगा और उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखिए, ये पृष्ठ संख्या हम लोग 113 पे चलते हैं। देखिए, तो आपको दिख रहा है ये, देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने भी लाल डॉटेड है गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। यहाँ पे ये काला डॉट जो भी है ये नगर है और ये पिंक जो दिखाया गया है यांत्रिक राज्य है और ये आपका बाहरी राज्य है और आर्यव्रत के बारे में बताया गया है। तो जो भी लाल डॉट है ये जो है गुप्त वंश के द्वारा जीता गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाल डॉट जो है सब गुप्त वंश के द्वारा जीता गया क्षेत्र है। इसके अलावा नगर जो है गुप्त वंश के नगर कैसे थे, देखें कहाँ कहाँ थे, इसका प्रसार क्या था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, चलिए देखिए यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मदुरई है, ठीक है, अमरावती है, अजंता है, उज्जैन है, भरूच है, प्रयाग है, कनौज है, पाटलिपुत्र है, ये नालंदा, थानेश्वर, कनौज, ये मथुरा। तो ये सब जो है प्रमुख उस समय के क्या हैं, ये नगर हैं। कब? गुप्त टाइम पीरियड के नगर हैं। चलिए हम अपने पाठ को देखते हैं। तो आपको बता रहा है कि गौर से देखो, इसमें क्षेत्र जो है हरे रंग से भी रंगा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे तो हरे रंग से रंगा हुआ क्षेत्र आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देंगे, देखेंगे यहाँ पे
हरे रंग से रंगा हुआ क्षेत्र है ये, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु से भी दिखेगा, ठीक है। कुछ जो है आपको ब्लू पिंक कलर से दिख रहा है, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला क्षेत्र जो है अलग कलर से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है हम देखते हैं। चलिए, तो बताया जा रहा है कि हरिसेन जो है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र 1 में देखें, मानचित्र में जो है हरे रंग का क्षेत्र जो है आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो जो हरा रंग हम लोग देख रहे थे ये क्या है, 9 शासकों का है आर्यवर्त का, जिनको हरा के क्या किए थे, ध्यान देंगे। तो ये जो हरा रंग आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लेंगे। देखें, तो ये जो हरा रंग है, यानी ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये 9 जो है राजाओं को हराकर जीता गया क्षेत्र था, ठीक है। इसके अलावा देखें, इसके बाद दक्षिणापंथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पे लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पे समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर अपने शासन करने का अनुमति दे दिया था। तो जो लाल डॉटेड आपको दिखाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाल डॉटेड वाला इलाका आपको दिख रहा है ये, तो इस पे समुद्रगुप्त का जो है डायरेक्टली इम्पेक्ट तो नहीं था, बट ये राजा जो है समर्पण कर दिए थे। तो इस राजा के अंतर में ये लोग अपना राजकाज जो है चलाते रहे। ये क्षेत्र आपको ऐसा था, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग डिटेल में जो है हम आपसे बात किए हैं, हिस्ट्री के लेक्चर लेके आएंगे, बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ जो है आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। तो ये आंतरिक जो है घेरा जो दिखाया गया है पड़ोसी देशों का, ये बैगनी रंग से दिखाया गया है। ये भी समुद्रगुप्त के अंडर में ही आते थे। तो ये बैगनी रंग आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब जो देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये सब आपका नेपाल वाला इलाका हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ये भी इनके अंडर में ही आता था। इसके अलावा ध्यान देंगे तो बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे किया था, ठीक है। तो ये नीले रंग वाला देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला क्षेत्र की बात की जा रही है। कुषाण पहले यहीं पे शासन किया करते थे। तो गुप्त वंश आते आते कुषाणों की स्थिति जो है कमजोर हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मैप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये गुप्त वंश के शासक जो है समुद्रगुप्त का है, उसके समय क्या स्थिति रही होगी। ऐसे समुद्रगुप्त का कहा जाता था कि उनका सीमा जो है समुद्र से समुद्र तक का है। उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे बंसावालिया। बंसावलिया देखते हैं हम लोग। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, यानी गुप्त वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त, वो इनके पिता थे। कुमार देवी इनकी माता थी जो लिच्छवीगण की थी, जिन्होंने महाराजा धीराजा जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। यानी ये चंद्रगुप्त जो थे ये महाराजा धीराज का उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है, यानी वो लोग महाराज का भी उपाधि धारण करते थे। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन
उपाधियों का महत्व का हिसाब से सजाओ, और राजा, महाराजा और अधिराज, महाराज। तो सबसे अधिक इसमें महत्व कौन रखता है, राजा, महाराज या अधिराज या महाराजा, बताएंगे आप। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की जो सूची है, से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, यानी समुद्रगुप्त के दरबार में बहुत सारे विद्वान भी थे। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। ये आपको बताया जा रहा है गुप्त के समय ये सारे लोग थे, ठीक है। कालिदास देखने को मिलेंगे आपको, ये सब लोग देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। देखिए, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। तो ये जो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसकी जीवनी है ये, हर्षवर्धन की जीवनी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। तो हर्ष के दरबार में ये चीनी जो है तीर्थयात्री भी थे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, और ध्यान देंगे, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो चूंकि उस समय कहानी ये थी कि राजा का जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर्ष जो है बड़े बेटे नहीं थे। तो कहानी ये थी कि उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद इनको थानेसर का राजा बना दिया गया। उनकी जो है बहनोई कन्नौज, कन्नौज ध्यान देंगे तो उसके शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, यानी देखिए उनके बहनोई जो है कहाँ के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, और कन्नौज पे इनके बहनोई का शासन था, और इनको जो है बंगाल के शासक के द्वारा मार डाला गया। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। ये कहानी रही। आगे देखते हैं। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पे नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ध्यान देंगे, ये हर्ष की कहानी है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि हर्ष कैसे राजा बने, फिर कन्नौज जो है हर्ष के पास कैसे आ गया, ठीक है। और ये आपको बताया जा रहा है कि मगध और बंगाल में वो जीत के काफ़ी उनको मगध और बंगाल के क्षेत्र में सफलता मिली, बट वैसी सफलता उनको दक्कन की ओर नहीं मिली, क्योंकि चालुक्य नरेश जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उन्हें रोक दिया गया, उन्हें हरा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मानचित्र 8 को देखें और सूची बनाएं कि जब हर्षवर्धन ने बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राजाओं से गुजरे होंगे। आप सोचेंगे किन किन जो है राज्यों से गुजरे होंगे, ध्यान देंगे। आगे देखें, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। प्रशस्ति का मीनिंग आप सभी को पता ही है। देखें, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो हर्ष के पैरेलल में ही दक्षिण भारत में देखेंगे तो पल्लव वंश और चालुक्य वंश था। देखिए, दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग सेपरेट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी अभी के लिए समझ जाए कि जैसे ही अपना इंडिया हुआ,
ठीक है। तो आप देखेंगे तो साउथ इंडिया की बात करें तो जैसे हर्ष का ये जो है शासन वाला इलाका है, हर्ष इस पे शासन करते थे। तो इसी पैरेलल में साउथ में जो है पल्लव और चालुक्य वंश का शासन था। तो यही आपको कहानी बताया जा रहा है। अब इनके बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। पल्लव का राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों को लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लव का जो है कांचीपुरम के आसपास देखेंगे और कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये पैरेलली में राजा हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, याद रखेंगे। यह एक प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल क्या था? एक प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। अभी हम लोग मैप में देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। और अभी हम लोग ऊपर क्या देखे थे? पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हरा दिए थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पे पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ही यह राज्य मिला था। तो चलिए हम लोग थोड़ा मैप को देख लेते हैं। आइए इस मैप को देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये ऐहोल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चालुक्य वंश का यहाँ पे शासन था, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे चोल वंश, यहाँ पे दिख रहा है आपको कांचीपुरम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये मदुरई आप देख सकते हैं, मदुरई यहाँ पे जो है देखेंगे ये चालुक्य हो गया, ये चेर हो गए, ये पांड्य हो गए। तो यहाँ पे पैरेलली में बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे रीजन में यहाँ पे शासन करते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये उज्जैन की बात हो रही थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है थानेश्वर इनिशियल में थे और बाद में उज्जैन भी इनके हाथ आ गया था, ठीक है। इसके बाद जो है बिहार बंगाल भी इनको मिल गया था, ठीक है। लेकिन इनको ये जो है सफलता दक्षिण भारत में नहीं मिली थी। तो ये जो है कहानी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी इंडिविजुअल हम लोग मैप से जो है हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे आगे चल के। चलिए, तो रवि कीर्ति जो है किसके दरबारी थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे। रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे और इनके अनुसार उन्होंने पूरब तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अपने अभियान चलाए थे। यानी पुलकेशिन द्वितीय की बात की जा रही है, पूरब और पश्चिम दोनों जगह अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको बताया जा रहा है। पर चालुक्यों की विजय जो है अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः जो है राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। अब आपको ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, परेशान ना हो गए। अभी के लिए आप सुन ले, बाकी हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। अभी आप जैसे देख रहे थे पैरेलली में जो है 2-3 जो है राजवंश जो है शासन कर रहे हैं। इनके बारे में हम लोग साथ में डिटेल में देखेंगे, तो परेशान नहीं होना है। वे कंस से अन्य शासक थे जो तटों पे अपना नियंत्रण करना चाहते थे, आपको बताना है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब क्वेश्चन है कि इन राज्यों का जो है प्रशासन कैसा चलता था। अब आज भी एक प्रशासन है, ठीक है। तो आज तो राजा नहीं होते हैं, आज लोकतंत्र है, बट आज भी एक शासन प्रशासन है। तो उस समय का प्रशासन कैसे था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था, यानी टैक्स सिस्टम जो है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। यानी देखिए अभी भी जो है राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है? भूमि कर, टैक्स। प्राथमिक इकाई जो है गांव ही था, सबसे छोटी इकाई। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हमें। राजाओं ने क्या किया? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने में कई कदम उठाए। और उदाहरण के तौर पे देखें, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे, अर्थात
बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो हरिसेन के पिता मुख्य न्याय अधिकारी थे और इस तरह हरिसेन भी बन गए, यानी अब जो है आपको प्रशासकीय पद जो है वंशानुगत होने लगे थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पे कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री था। यानी एक ही व्यक्ति दो तीन जो है यहाँ पे पद पे काम कर रहा है। संभवतः वहाँ के स्थानीय शासकों में सबसे प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो बहुत जो है उसका बोलबाला था। वहाँ के जो है स्थानीय शासन में, स्थानीय प्रशासन में जो है प्रमुख व्यक्तियों का बहुत अधिक बोलबाला था। इसमें देखें तो इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये उस समय का व्यवस्था था। देखिए इसमें कौन कौन लोग थे, आपको क्लियर ही हो गया। कायस्थ किनको बोलते थे? जो लिपकों का प्रधान होते थे, लिखने पढ़ने का काम करते थे। ठीक है। इसके अलावा मुख्य शिल्पकार होते थे कुलिक। इसके अलावा देखेंगे व्यापारियों के काफिलों के नेता को कुलिक बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बता दिया, ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज है इसलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है। देखेंगे सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले के नेता को सार्थवाह बोलते थे। उस समय व्यापारियों के जो काफिले का नेता होता था, और कुलिक जो है मैं सही बताया था पहले, मुख्य शिल्पकार को बोलते हैं, और कायस्थ का काम था लिपकों का प्रधान। तो ये उस समय का व्यवस्था था। ठीक है, बाकी जो आप एक देखिए, कोई भी सिस्टम, जब कोई भी शासन प्रशासन चलता है तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। ये उस समय का कुछ जो है, आपको कुछ कुछ इसमें टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम बात किए हैं कि हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम फैक्चुअली रहेंगे। चलिए, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब देखिए, सिंपल सी कहानी ये है कि मान लीजिए एक आपके राजा हो गए। ठीक है, अब राजा का मान लीजिए ये सारा क्षेत्र हो गया। अब राजा कहीं एक जगह पे ही शासन करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे इस सब रीजन पे शासन करना है, तो यहाँ कोई ना कोई जो है लीडर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, गवर्नर बनाया जाएगा किसी न किसी को। अब ये जब शक्तिशाली हो जाता था तो ये राजा से स्वतंत्र हो जाता था और स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लेता था। ये जब शक्तिशाली हुआ, ये स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लेता था। तो ऐसे उस समय चलते रहता था, क्योंकि नियंत्रण जो है जैसे ही आपका कमजोर पड़ेगा तो राज्य जो है स्वतंत्र हो जाया करते थे। ठीक है, मेडाइवल इंडिया में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे मुगल जो है जैसे ही कमजोर हुए तो भारत में जो है स्वतंत्र राज्य जो है डेवलप होना शुरू हो गए। हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब स्वतंत्र जो है पहले मुगल के अंदर में आते थे, और वही लोग बाद में स्वतंत्र जो है अपना शासन व्यवस्था वहाँ पे शुरू कर दिए थे। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया है कि सोच के बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। ठीक है, आपको बताना है। अच्छा, आज के संदर्भ में यदि अफसरों का पद यदि अनुवांशिक कर दिया जाए तो आप बताइए क्या फायदा है और क्या नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार की सेना की बात करते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ ही साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक का सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं होता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। अब देखिए, सिंपल कहानी ये था कि पारंपरिक तरीका जो पहले राजा रहते थे, तो वैसे ही सिस्टम अभी भी था। पुराने राजाओं की तरह हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, और कुछ सेनानायक ऐसे होते थे जिनके पास कुछ अपना सेना होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक ए सेना नायक है, इसके पास जो है इसके अंडर में 50 जो है घोड़े, ठीक है, और 500 इसके अंदर सैनिक होते थे। अब जब भी युद्ध वगैरह पड़ता था तो इनको बुलाया जाता था। ठीक है, ये सपोर्ट करते थे युद्ध में, और इसके बदले इनको क्या किया जाता था, कुछ जमीन वगैरह दे दिया जाता था। नियमित कोई इनको वेतन नहीं दिया जाता था।
तो ऐसे कुछ व्यवस्था उस समय थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, युद्ध में मदद करते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। आपको एक टर्म मिल गया, सामंत किसको बोलते हैं हम? सामंत वो होगा जो राजा को सपोर्ट करेगा युद्ध में, ठीक है, युद्ध के लिए व्यक्तियों को जुटाएगा, हथियार जुटाएगा, और जब भी युद्ध होगा तो पार्टिसिपेट करेगा उसमें। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, ठीक है, और कभी कभी सामंत भी राजा बन जाया करते थे। आगे देखते हैं, दक्षिण के राज्यों में जो है सभाएं क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं का चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि की काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठक का नाम था। संभवतः इन सभाओं पे धनी और शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय भाषाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो ओवरऑल कहानी यही है कि हम लोग बात करें तो पल्लवों की बात कर रहे हैं, तो उनके अभिलेखों से हमें पता चलता है कि स्थानीय सभाओं वहाँ पे लगती थी उस समय। इनमें से जो है कुछ ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, जिसे सभा हम कहते थे, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। और कुछ जो है उपसमितियों के जरिए जो है सिंचाई, खेतीबाड़ी, ये सब भी काम किया करते थे। उर नामक भी ग्राम सभा होने की बात कही है, तो उर नामक एक ग्राम सभा भी उस समय हुआ करता था, ठीक है। नगरम की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए नगरम क्या था, तो नगरम एक व्यापारियों का संगठन था। तो ये सब उस समय की कहानी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, उस जमाने में आम लोग का क्या स्थिति था। देखें, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों में मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जनसाधारण की क्या स्थिति थी। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोगों को या महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। प्राकृत और संस्कृत आपको पता ही है, संस्कृत एक भाषा हो गया, प्राकृत कोई भाषा नहीं हुआ। जो भी क्षेत्रीय भाषा होता था उसमें जो है वो बात करते थे, ये बताया जा रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात कही गई है, कि एक गरीब मछुआरे के साथ राज जो है कर्मचारी कैसे दुर्व्यवहार किए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ध्यान देंगे, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उसके साथ पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए, पर उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाले और द्वारपाल मछुआरों के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो उस समय की स्थिति थी। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग की क्या स्थिति हुआ करती थी। एक कालिदास को जो अभिज्ञान शकुंतलम का एक कहानी है छोटा सा, ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि एक मछुआरे को जब एक कीमती अंगूठी मिलती है तो सबसे पहले तो इस पे चोरी का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। मुख्य पुलिस अधिकारी जो है बहुत बुरी तरह से इससे पेश आते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति थी आम लोगों की। आगे देखते हैं। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस से खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए हों, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए हैं।
आपके लिए क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति थे जो अपना उपदेश प्रकृति में दिए थे? हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और एक राजा का भी नाम आपको बताना है जो अपना अभिलेख प्रकृति में लिखवाया है, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसका उत्तर करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और बात कर लेते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाइयान की बात की जा रही है। ध्यान से जो है, ध्यान उन लोगों की दुर्गति पे भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पे चोट करते रहते थे। यानी उस समय की आपको बताया जा रही है सामाजिक स्थिति कि जो शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, जो ऊंचे लोग जिनको बोल रहे हैं, इनकी स्थिति कैसी थी और एक सामान्य जन की स्थिति कैसी थी, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। कि अगर उनको सड़क से गुजरना है तो क्या करना होता था? सबसे पहले तो शहर के बाहर रहते थे, ठीक है। अगर उस शहर या बाजार में जब भी आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पे चोट करते हुए रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। ये स्थिति थी। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप जाके देख सकते हैं, एक शूद्रा जो है मूवी बनी है, बहुत बड़े कलाकार उसमें नहीं है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक सामाजिक स्थिति के बारे में उस समय का बताया गया है। यूट्यूब में आपको ये मूवी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं जाके। जब एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पे निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। एक जगह जो है बाणभट्ट द्वारा अभियान पे निकली राजा की सेना का भी इसमें सजीव चित्रण किया गया है। जैसे देखें क्या है, राजा की सेना के बारे में बताया जा रहा है कि राजा जो है बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने का पैदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पे या ऊँटों तथा हथियारों जैसे सामान ढोने वाले, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपको खाने पीने का सामान भी, साथ साथ विभिन्न प्रकार के चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पे या ऊँटों पे या हाथियों पे, हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पे लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए भी चलते थे। तो ये स्थिति थी राजा के साथ। देखिए ये सब निकलते थे, कुछ संगीतकार होते थे, कुछ नगाड़े बजाने वाले होते थे, कुछ बिगुल बजाने वाले, ठीक है। खाने पीने की सारी वस्तु उनके साथ चला करता था। इसके अलावा देखें तो रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपना शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की रोशनी छोड़ जाती थी। ध्यान देंगे, ये सेनाएं अपने जो है पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्सर गांव के लोग की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े हो जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। यानी सिंपल सा कहानी कहने का ये मतलब है, जब भी राजा का काफिला निकलता था तो चारों तरफ लोग उनका सत्कार में जुट जाते थे, ठीक है। जो भी हाथिया वगैरह चलता था तो झोपड़ियों को कुचलता हुआ, व्यापारी का जो काफिला था इसमें जूते बैल और इस हलचल से भरे माहौल को डर कर जो है ये भाग भाग खड़े होते थे। तो ये सब स्थिति थी उस समय की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सेना के साथ ले जाई सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाएं। अब कौन कौन चीज जाती थी, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेके आते थे, ठीक है। चलिए तो अब आपके लिए प्रश्न है,
ध्यान देंगे। इससे पहले कुछ अन्यत्र इन्फॉर्मेशन है, वीडियो में कोई नॉइज़ जाएगा तो उसे इग्नोर करेंगे, ध्यान देते हैं। चलिए, वीडियो में अगर कोई भी नॉइज़ जाए तो इसे इग्नोर करेंगे आप। ओके, देखें मानचित्र 6 में जो है अरब को ढूंढो। मरुभूमि, अरब क्या है आपको पता है, मरुस्थल से भरा हुआ है, मरुभूमि। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा जो है केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। तो अरब के बारे में आपको कहानी बताई जा रही है। लगभग 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने, ध्यान देंगे, 1400 साल पहले जो है पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश जो है दिया गया है। जैसे देखें क्या लिखा हुआ है, मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार को रखा है। तो ये बात बताया जा रहा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों में पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। अब देखिए कहानी सिंपल सा ये है, यहाँ पे कि आपको बताया गया कि अरब के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अरब क्या है, मरुभूमि है, आप सभी को पता ही है। आज भी वहाँ पे मरुस्थल ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। फिर भी वहाँ के जो व्यापारी थे वो भारत और यूरोप के बीच में है व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अरब में रहने वाले जो लोग थे उनको बेदुइन थे, वो घुमक्कड़ कबीले के लोग होते थे वो। और यहीं पे बताया जा रहा है कि 1400 साल पहले क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। तो इसका शुरुआत वहीं से हुआ था। और इनकी जो है पवित्र ग्रंथ कुरान है, इसका कुछ यहाँ पे आपको वर्णन दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो धर्म कैसे बाद में जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजन में फैल गया। ठीक है, तो ये धर्म शुरू में अरब से शुरू होता है और बाद में आपको उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल जाता है। ये सब कहानी है। बाकी हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या उपयोगी शब्द थे। प्रशस्ति, आर्यव्रत, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, शमन, सभा और नगरम। नगरम किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को बोलते थे। सभा, समंत, ये अनुवांशिक पदाधिकारी क्या होते थे। ये प्रशस्ति क्या होता है, सारे लोग को पता चल गया होगा। तो इसके क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। बाकी जो है आप इन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास करेंगे। देखें, आपको सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन का आंसर करना है कि ऐसे 3 लेखकों के नाम बताना है जो हर्षवर्धन के बारे में लिखे हैं। इस युग के सैन्य संगठनों के बारे में क्या बदलाव आया, यानी पहले के अपेक्षा सैन्य संगठन में क्या बदलाव देखने को मिला। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखी। तो ये सब जो है आप लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें, तुम्हें लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये जो है आप सोच सकते हैं। क्या परिस्थितियाँ को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। अपने उत्तर का कारण बताओ। अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे। कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे। एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। आज युद्ध का असर जनसाधारण पे किस तरह पड़ता है। देखिए, युद्ध जब भी होता है तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव होता ही है। अभी देख रहे हैं आप, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो उसका क्या प्रभाव पूरे
जो है विश्व पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यदि आज युद्ध होता है तो बताइए जन साधारण पे क्या असर पड़ेगा, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, गरीबी पे क्या असर होगा। युद्ध होने से क्या होता है आप लिखेंगे, बाकी इस आंसर को करेंगे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में जो देखिए क्या है, ये क्लास 6 का हिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 का हिस्ट्री है तो ये पूरा आपको डेप्थ में जानकारी है, सारी मिलेगी नहीं यहाँ पे। जैसे आप दक्षिण भारत का इतिहास देखें तो आपको एक ओवरव्यू देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़े यहाँ पे, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य हम लोग नहीं पढ़े, उसका एक पार्ट पढ़े, अंश पढ़े, अशोक के कार्यकाल के बारे में पढ़े। उसमें भी हम लोग अशोक में भी यदि हम बात करें तो लगभग आपको 10% मात्र जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे। जैसे एनसीईआरटी आपका फिनिश होगा, आगे आने वाले क्लास में काफ़ी डेप्थ में होगा। और इसके अलावा मैं बात किया हूँ कि आपको जो है डेप्थ में यहाँ पे लेक्चर बताया जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। बाकी जो भी फैक्ट है इस टर्म को जाने सीख लें, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। आंसर राइटिंग करते रहें, लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।